हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। हमने लास्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशन शुरू किया था। आज लीनियर इक्वेशंस का सेकंड वीडियो है जिसमें हम थोड़ा सा हायर लेवल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड दैट इज वेरिएबल्स, मतलब थ्री इक्वेशंस थ्री वेरिएबल्स, राइट? लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग नाउ। जनरली स्पीकिंग थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस कम आते हैं। विल स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन, दोज क्वेश्चंस ओनली। बट क्या होता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज निकालना होता है या इंटीजर वैल्यूज वाला कॉन्सेप्ट होता है। इंटीजर वैल्यूज वाला कॉन्सेप्ट कैसे होगा? जैसे अगर हम लोगों की या चीज़ों की बातें कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल एंड थिंग्स, सो जनरली द आंसर कैन नॉट बी इन डेसिमल फ्रैक्शंस और नेगेटिव। सो दैट इज वेयर जहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यूज का इंटीजर वैल्यूज ही हमारे आंसर्स हो सकते हैं। तो उस चीज़ को कैसे हम ऑप्शंस के थ्रू यूटिलाइज करते हैं, ये एक बहुत ऑब्जर्विंग फैक्ट है। तो ये चीज़ आपको बहुत 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 ध्यान से ऑब्जर्व करनी है। तो कुछ पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं, तो क्वेश्चंस के थ्रू ही आई विल एक्सप्लेन अ लिटिल बिट मोर, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट। सो अगर हम लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स की बात करें, सो तो हमारे पास तीन इक्वेशंस हो सकती हैं, राइट? वो कैसे कैसे होंगी तीन इक्वेशंस, राइट? सो लेट्स चेक दैट आउट। सो इफ आई से a1x plus b1y plus c1z equal to d1 and a2x plus b2y plus c2z equal to d2 and then a3x plus p3y plus c3z equal to d3। तो ये तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल्स हैं, x y z, और यहाँ d1 d2 d3 क्या है? d1 d2 d3 कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये सारे a1 b1 ऑल दीज आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, बट जो वेरिएबल्स हैं वो हैं x एंड y। अब जनरली स्पीकिंग हम क्या करते हैं, दो जैसे हमें देखना है कि निकालना क्या है, उस हिसाब से हम कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देंगे, जैसे हम लीनियर इक्वेशन में करते हैं। तो अगर हम इनमें से x को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, सपोज y और z में आएगा। तो मैं कुछ और वेरिएबल्स यूज कर रहा हूँ, से ऐसे आ जाएगा ty प्लस mz इक्वल टू s, एक इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे इन दोनों को, अगर इन दोनों को यूज करें और x एलिमिनेट कर दें तो एक और आ जाएगा, t1 m1, ये s1 ले लेता हूँ, तो t2y प्लस m2z इक्वल टू s। अब ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल रह गई, तो एक स्टेप इसमें ज़्यादा लगता है बस। तो प्रोसेस यही करना है हमें। तो पहले बारी बारी दो इक्वेशंस लेके हमें कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देना है। x एलिमिनेट कर देंगे तो y और z में दो इक्वेशंस आ जाएंगी, y और z में दो इक्वेशंस आ जाएगी, फिर उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है जैसे कि हम जनरली करते हैं, राइट? चलो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। सो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड है, और इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, एक है। फिर दे रखा है 4x प्लस 3y इक्वल टू -1, ठीक है, राइट? एंड देन देयर इज अनदर इक्वेशन 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 19, राइट? अब हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू। तो x प्लस वाई प्लस जेड का अगर हम वैल्यू निकालनी है तो हमें x y z निकालना पड़ेगा। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल है, हम निकाल सकते हैं। तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल कभी अब इसके लिए देखो, एक इक्वेशन x और y में है, दो इक्वेशन, ओके, सो हमारे पास ये इक्वेशन है y और z में, तो हम इन दोनों में से x एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कैसे हम एलिमिनेट करते हैं। सो हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 10y प्लस 6z इज इक्वल टू 8, और एक इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -1, राइट? तो अब यहां से हम सब्ट्रैक्ट करके वी कैन
फाइंड एलिमिनेट x, तो हो जाएगा 7y प्लस 6z इज इक्वल टू 9। 7y प्लस 6z इज इक्वल टू 9, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अगर ये केस आ गया है हमारे पास, तो हम इसको अब दूसरी इक्वेशन के साथ फिगर आउट कर सकते हैं। ये एक 9 ये दे दिया है, और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 19। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम कैसे भी करके, जैसे इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, और इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, राइट। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, राइट। सो हम कैसे आगे कर सकते हैं, ये यहाँ से मैं आगे इधर ले जा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 35y प्लस 30z प्लस और इज इक्वल टू 45 एंड 12y प्लस 30z इज इक्वल टू 19, 6 हो जाएगा 114। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आएगा, राइट, 23y इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14 और 31, तो माइनस 69, ओके। सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -69। अब अगर हम देखें तो इस डायरेक्टली जा रहा है, y आ गया -3। अब y -3 आ गया, तो मैं किसी इक्वेशंस में रख के आपके पास, जैसे इसे मैं अगर इस वाली इक्वेशन में रख दूं तो x आ जाएगा 4x प्लस 3 इंटू -3 इक्वल टू -1, 4x आ जाएगा -1 प्लस 8, -1 प्लस 9 विच इज 8, तो x आ जाएगा 2। और x अगर 2 आ गया है और y -3 है, तो आई कैन पुट इट इन दिस इक्वेशन, जो हमारी एक इक्वेशन थी 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 19 में y को अगर मैं -3 रखता हूँ तो -6 प्लस 5z इक्वल टू 19, तो 5z आ गया आपका 25, तो z आ गया आपका 5। तो अगर हम बात करें x प्लस वाई प्लस z की, तो x है 2, y -3 और z 5, तो 7 -3 विच इज 4 इज द आंसर। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट ऐसे ही इसको फिगर आउट करना पड़ता है। बट इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते ज़्यादा, ये मैं सिर्फ आपको एक प्रोसेस समझाने के लिए ये क्वेश्चन लिया था मैंने, राइट। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे हमें आगे, जैसे मैं अभी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, तो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज या फिर इंटीजर सोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस वो ज़्यादा आते हैं, राइट। चलो लेट्स डू वन एप्लीकेशन बेस्ड, एक क्वेश्चन जहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा और 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बना के हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट्स चेक दैट ऑल्सो, राइट। अब ये क्वेश्चन प्रोपोर्शनैलिटी का है, लेकिन लगेगा अलजेब्रिक। सो एक बार आप देख लो, इसको पॉज करके ट्राई कर लो। ओके, तो यहां लिखा हुआ है y is the sum of 3 quantities which are directly proportional to x, x square and x cube। so अगर मैं इसे एक्सप्रेस करूं तो वो होगा y is the sum of 3 quantities a b c and a is proportional to x, मतलब a को लिख सकता हूं मैं k1x, ये मैं रेशियो की वीडियो प्रोपोर्शनैलिटी में कवर कर चुका हूं, k2x स्क्वायर, और c हो गया k3x क्यूब। कांस्टेंट बदलना पड़ेगा, सेम कांस्टेंट नहीं लगा सकते, 3 अलग अलग वेरिएबल हैं तो उनके कांस्टेंट्स भी अलग अलग होंगे। तो अगर हम देखें तो हमें मिल गया कि y इज द सम ऑफ 3 क्वांटिटीज एंड a प्लस b प्लस c, एंड तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, ये आ गया k1x प्लस k2x स्क्वायर प्लस k3x क्यूब, या राइट। अब ये आ गया। अब हमारे पास अननोन्स हैं, लेकिन हमें कुछ दे रखे कि x 1 पे y 4 है, तो जब x को 1 रखूंगा तो एक इक्वेशन बनेगी 1 इक्वल टू
सॉरी x1 पे y4 है, 4 इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3, एक इक्वेशन आ गई। फिर x2 पे y8 है तो 8 2 रख देते हैं तो ये आ जाएगा 2k1 प्लस 4k2 प्लस 8k3, x की वैल्यू 2 रख दी मैंने। फिर अगर मैं 18 है वैल्यू कब, जब x3 है तो 3 है तो 3k1 प्लस 9k2 प्लस 27k3, तो 3 इक्वेशन राइट। अब बस हमें इन्हें रिड्यूस करना है, हमें फाइंड करना है x इक्वल टू 7 पे वैल्यू, है ना। तो हमें k1 k2 k3 की वैल्यू निकालनी है पहले, और वो निकलेगा वही जैसे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही निकलेगा, राइट। तो इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, लेट्स चेक। राइट, तो आगे इसको प्रोसीड ऐसे करेंगे कि आप देखो मैं बारी बारी इन दो इक्वेशन को लेता हूं। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं फर्स्ट इक्वेशन को तो मिलेगा 8 इक्वल टू 2k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3, और सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज रखो 8 इक्वल टू 2k1 प्लस 4k2 प्लस 8k3। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0 माइनस 2k2 माइनस 6k3। तो यहां से रिलेशन आ गया कि 6k3 इज इक्वल टू माइनस 2k2, तो आप कह सकते हो k2 इज इक्वल टू माइनस 3k3, तो ये रिलेशन आ गया, राइट। अब ऐसे ही अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को लूं, सो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लेंगे तो हमारे पास मिलेगा, यहां पे हमें मिल जाएगा मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा अब 3 से फर्स्ट इक्वेशन को, तो 12 इक्वल टू 3k1 प्लस 3k2 प्लस 3k3, राइट। और फिर 18 इक्वल टू 3k1, k1 एलिमिनेट कर रहा हूं मैं क्योंकि एक वेरिएबल तो हमें करना ही है। सब्ट्रैक्ट करने पे 6 मिलेगा, 6 इक्वल टू ये मिल जाएगा माइनस 6k2 और ये मिल जाएगा माइनस 24k3, और अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं थ्रू आउट तो इक्वेशन बन जाएगी 1 इक्वल टू माइनस k2 और माइनस 4k3 और अगर अब मैं वैल्यू रख देता हूं k2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, k2 की वैल्यू है माइनस 3k3, राइट। एक बार फिर हम चेक कर लेते हैं, इक्वेशन हमने सही किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, ये आएगा माइनस 6 आएगा, राइट, माइनस 6 आएगा, सॉरी माइनस 6k2 माइनस 6k2 माइनस 27, ओके मैं 24, तो ये आपके पास -1 ही होगा। तो 1 इक्वल टू k2 प्लस 4k3 आ जाएगा, राइट। अब मैं k2 की वैल्यू रख देता हूँ माइनस 3k3, तो 1 इक्वल टू माइनस 3k3 प्लस 4k3, तो आपके पास k3 की वैल्यू आ गई 1, k3 की वैल्यू 1 आ गई, तो k3 की वैल्यू, तो k2 की वैल्यू आ गई आपके पास -3 इंटू k3 -3, और k1 प्लस k2 प्लस k3 है हमारे पास 4, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ देखिए, तो k1 की वैल्यू आ जाएगी ये -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। सो इफ यू लुक एट k1, क्योंकि हमने वैल्यू डाल दी है k2 की -3 और k3 की आ गई थी हमारे पास वैल्यू 1, ठीक है, k1 आ जाएगा हमारे पास 6। तो अगर हम इसे आगे प्रोसीड करें तो जो हमारे पास वैल्यू आ गई y की, राइट, वो हो गई k1x यानी कि 6x, राइट, 6x, राइट, प्लस माइनस 3x स्क्वायर, राइट, क्योंकि हमारे पास k2 की वैल्यू है -3 एंड प्लस
एक्स क्यूब, क्योंकि k3 एक्स क्यूब है और k3 की वैल्यू 1 है। अब हमें वैल्यू निकालनी है y की एट 7, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 7 क्यूब। सो ये वैल्यू फाइनली आएगी हमारे पास, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फाइनली वैल्यू आ जाएगी 42 माइनस 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 हो जाएगा 147 और प्लस 343, तो ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी 385 minus 147, which will give me 15 minus 7 8 and 7 minus 4 3 and 3 minus 2 38. So that will be the answer. अब यहाँ पे थोड़ा केयरलेस मिस्टेक होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कोई केयरलेस मिस्टेक ना हुई हो। हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया वैल्यू -1 माइनस k2 माइनस 4k3, तो 1 इक्वल टू k2 प्लस 4k3 और k2 की वैल्यू है -3k3 माइनस k, तो k3 की वैल्यू आ गई 1, k3 की वैल्यू 1 आ गई तो k2 की वैल्यू आ गई -3 और आपके पास k1 की वैल्यू आ गई 6 और हमारा जो y है वो है k1x, ठीक है। तो k1 क्या था हमारा, k1 6x माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो 7 रखेंगे, 6 7 42, 49 इंटू 3, राइट, 40 इंटू 3, 9 इंटू 3 27 माइनस 3 के and 7, so this is the answer, right? So long process but this is how we solve this. So ये मैंने incorporate इसीलिए किया है ताकि आपको प्रोसेस बने कि अगर 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, although it's a very time consuming process, I will never recommend anybody to do it first up until unless कुछ हम नंबर्स डाल के या थोड़ा सा ऑप्शंस को यूज करके इसे कर पाए, राइट, तब तक ये क्वेश्चन करने वाला नहीं है। फिर भी इनकॉर्पोरेट किया सीखने के लिए, या अभी हम सीख रहे हैं तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो आप पेशेंस की जरूरत होती है, केयरलेस मिस्टेक ना हो, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट कर। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होंगे जो कि कैट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे आपको कॉम्बिनेशन वेरिएबल्स होगा, मतलब 3 वेरिएबल्स होंगे लेकिन इक्वेशन 2 ही होगी, तो वहां पे यूनिक वैल्यूज निकालना मुश्किल होगा, लेकिन आप एज अ कॉम्बिनेशन जो उन्होंने पूछा है वो निकाल सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल इन्होंने ये क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ 3 मैंगोज प्लस 5 ऑरेंजेस प्लस 6 एप्पल्स इज 180 and the cost of 5 mangoes plus 3 oranges plus 2 apples is 140. वो कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो 1 ऑरेंज एंड 1 एप्पल। नाउ यहां पे हमें ध्यान रखना है 3 वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन 2 हैं, तो अगर हम इसे सॉल्व करके ए ओ और एम का प्राइस निकालना चाहें एक एक ऑरेंज का, वो इंडिविजुअली नहीं निकल पाएगा, बट ऐसे क्वेश्चंस में हमें सोचना होता है एज अ कॉम्बिनेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग 2 इक्वेशन, बाय एडिंग देम, सब्ट्रैक्टिंग देम, बाय मल्टीप्लाइंग नंबर्स एंड एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, वो सब हमें यहाँ सोचना पड़ता है। तो आप देखो साफ देखो, यहाँ 3 5 है, यहाँ 5 3 है, यहाँ 6 2 है और सबका सम 8 है, तो ये एक साइन मिल गया मुझे, तो मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो मुझे मिल गया 8m प्लस 8o प्लस 8a इज इक्वल टू 320, तो 1 मैंगो 1 ऑरेंज 1 एप्पल हो जाएगा आपके पास 320 by 8 which is 40. This is the answer. So this is what the intent should be. ऐसे हमें ये सोचना है, ऐसे हमें आगे बढ़ना है, तो इंटेंट इन क्वेश्चंस की ऐसी ही होनी चाहिए कि हमें एज अ कॉम्बिनेशन हम कैसे वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि मैं अभी फिर से दोहरा रहा हूँ कि 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, हम यूनिकली एम ओ और ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते, कम से कम 3 इक्वेशन, जैसे पहले हमने 2 क्वेश्चन किए तब हमें 3 इक्वेशंस की जरूरत है, हम तभी निकाल सकते हैं एम ओ और ए की यूनिक वैल्यू, वरना नहीं निकलेगा, राइट। चल नेक्स्ट, एक बार आप पॉज करके ट्राई कर लो, फिर हम इसको करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा।
सो यहाँ पे दे रखा है 3 एप्पल्स प्लस 7 मैंगोज प्लस 5 एप्पल्स इज 100। फिर है कॉस्ट ऑफ 2 एप्पल्स प्लस 4 मैंगोज प्लस 3 एप्पल्स इज 55। फिर से उन्होंने पूछा है एक एप्पल, एक मैंगो और एक ऑरेंज की कॉस्ट। अब अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि यहाँ पे ऐड करके नहीं मिलेगा। 6 कॉमन 3 + 2 5 है, 7 + 4 11 है, राइट। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा ए, लेकिन 7 - 4 3 होगा, या 3 - 2 तो 1 है, बट 7 - 4 क्या है, 3। अब और किस तरीके से डिफरेंस 1 आ सकता है वो देखने वाली बात है। तो 9 माइनस, अगर मैं इसे 9 बनाऊं तो 9 - 8, क्योंकि 6 बनाने से तो फायदा नहीं है, दोनों इवन हो जाएंगे। 6 और ये इवन का डिफरेंस कभी भी, इवन माइनस इवन का डिफरेंस कभी भी 1 नहीं आएगा। तो इसलिए मैं इसे फिर से ऑड बनाऊं तो ये 9 बनता है। तो 9 और 8, 3 का मल्टीपल 9, 2 का मल्टीपल 8, इनका डिफरेंस 1 आता है। बट ऐसे करने के लिए मुझे इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 4 से। तो क्या देखता हूं मैं कि ये 7 3 कितना होता है, 7 3 होता है 21, राइट। ओके, तो उससे बात भी नहीं बन रही है। 7 3 हो गया 21 और 4 4 हो गया 16, राइट। सो अगर हम बात करें तो नहीं बनेगा। अब एक और अप्रोच देखते हैं कि ये 4 बना दूं मैं अगर, और ये 3 रहने दूं, तो 4 - 3 1 होता है। तो उसके लिए मुझे यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 बनाने के लिए 2 से, और इसे एज इट इज रहने दूंगा। इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और एज इट इज रहने देता हूं। अब देखता हूं, तो अगर मैं देखता हूं 4 - 3 1 होता है, तो 8 - 7 1 होता है, और 6 - 5 1 होता है, तो मिल गया। तो ये थोड़ा सा खोजना पड़ता है, खोजने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन हो गई 3a + 7m + 5a = 100, और साथ में अगर आप देखते हो तो ये बन जाएगा 4a + 8m + 6a = 110। तो अगर अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये बन जाएगा a + m प्लस, सॉरी ये हो जाएगा, पहले एप्पल्स हैं, फिर मैंगोज है, एप्पल्स। ओ भाई अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये मैंगोज हो जाएंगे, 3 एप्पल्स 7 मैंगोज एंड 2 एप्पल्स 4 मैंगो। ओके, ये ऑरेंजेस कर लो गाइस, ठीक है, ये अदरवाइज थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ऑरेंज और ये ऑरेंज, राइट राइट राइट, तो ये ऑरेंज है, ऑरेंज है, ऑरेंज, ठीक है। तो प्लस ऑरेंज इज इक्वल टू 10, तो ये आ गया आपके पास, राइट। सो इजीली हमने इस चीज को सॉल्व कर लिया, बट ये कॉम्बिनेशन में आपने समझना है, राइट। चलिए एक और करते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे भी 2 इक्वेशन है बट 3 वेरिएबल है, और एज अ कॉम्बिनेशन एक वैल्यू पूछी है। तो देखिए यहाँ पे है 2x + y + z = 15, और यहाँ x - 2y - 2z = 6, और हमसे पूछा गया है x + 8y + 8z। अब फिर से x आ रहा है, तो 2x - x होता है 1, लेकिन फिर y - 2y हो जाएगा 3y, तो यहाँ 8 चाहिए, तो डायरेक्ट तो होगा नहीं। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, अगर हम बात करें तो होता है 4 माइनस या 3 - 2, तो 3 - 2, तो इसको अगर मैं 3 बनाऊं तो 3 - 2 भी 1 होता है, राइट। बट उससे 6 वो 7 में चला जाएगा, उससे फायदा होगा नहीं। अब अगर इससे फायदा नहीं है तो मैं फिर और कुछ सोचता हूं। मैं अगर ऊपर वाले को 4 बनाऊं और नीचे वाले को 3, नहीं, राइट। सो हमें देखना पड़ेगा कि अगर ऊपर 2 - 1 4 - 3, 4 - 3 से नहीं बनेगा, बन जाएगा 4 - 3 से, तो ऊपर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे 3 से, यस। तो
तो ऊपर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूं तब ये बन जाएगा। तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 30, और ये जाएगा 3x माइनस 6y माइनस 6z इक्वल टू 18। अब अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये जाएगा x माइनस माइनस प्लस 8y प्लस 8z इज इक्वल टू। आप कहोगे सर ये कैसे सोचेंगे? सोचना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? इसका कोई और तरीका नहीं है। तरीका बस यहाँ पे एक और काम कर सकते थे आप, मैं आपको एक बार प्रोसेस इसका बनाता हूँ। y प्लस जेड को अगर t ले लें, बट ये इधर इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे जब कोफिशिएंट ऑफ y और z सेम है तो इसलिए ये हो पाएगा यहाँ पे। और पूछा भी, जो एक्सप्रेशन पूछा है उसमें भी y और z का कोफिशिएंट सेम है, तो ये पूछा है। तो यहाँ पे हम एज अ वैल्यू x और t की निकाल के फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक और तरीका है कि y प्लस जेड को आप t ले लो, उसके बाद सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा। बट मैं कहता हूँ इसकी आदत डालो, कैट में ये बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे हम कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके अपना एक रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स डू अनदर वन। ये कैट में आ चुका है क्वेश्चन, राइट? सो इसमें क्या है, एट अ सर्टेन फास्ट फूड रेस्टोरेंट अमित कैन बाय 3 बर्गर्स 7 शेक्स एंड 1 ऑर्डर ऑफ फ्राइज। सो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, क्या है हमारे पास, 3 बर्गर्स प्लस 7 शेक्स प्लस अ ऑर्डर ऑफ फ्राई, इट कॉस्ट रुपीज 125. At the same place it would cost rupees 164.5 for 4 burgers plus 10 shakes plus a order of fry, which is 164.5. अब वो कह रहा है how much would it cost for ordinary meal of 1 burger. हाँ, तो 1 burger चाहिए प्लस फ्राइज 1 फ्राइज प्लस 1 शेक, राइट? सो हमें ये चाहिए, तो हमें चाहिए बर्गर प्लस फ्राइज प्लस शेक का वैल्यू। सो फिर से देखो, 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, तो हमें एज अ कॉम्बिनेशन ये फाइंड करना पड़ेगा। 4 माइनस 3 1 होता है, बट 10 माइनस 7 नहीं होता है। तो आप फिर से देखते हैं, हम यहाँ ऐड करके 3 प्लस 4 7 होता है, 7 प्लस 10 17 होता है, वो भी नहीं बात बनेगी। तो हम क्या सोचेंगे कि और क्या हो सकता है। 9 माइनस 8 होता है, 3 के मल्टीपल में से 4 का मल्टीपल क्या माइनस करें कि 1 आए, तो 3 का मल्टीपल 9 होगा। 9 तो 9 बनाने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 बनाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हो कि 7 3 ज़ा 21, 10 2 ज़ा 20, 1 आएगा डिफरेंस, और 3 माइनस 2 भी 1 आएगा, तो इससे हमारा प्रोसेस हो जाएगा। तो 9b प्लस 21s प्लस 3f is equal to 375, and 8b plus 20s plus 2f is equal to 129, sorry 329। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 बर्गर प्लस 1s प्लस 1f आ जाएगा, सीधा ये आ जाएगा 46 is the answer. So very easily we could find it out, right? I hope आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, ठीक है? Okay, so now let's move on to the last problem that we have, and it's a LRDI type problem because a question followed by 2. एक बार आप पढ़ लो इसको पॉज करके। चलिए, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो ये आपका यहाँ पे राइट पे क्वेश्चन है। ठीक, तो ये आपको सिचुएशन दे रखी है, तो वो बोल रहे हैं आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। इन अ टेस्ट कंप्राइजिंग 100 क्वेश्चंस, 4 marks are awarded for every question answered correctly. The marks deducted for every question answered wrongly and every question
लेफ्ट अनअटेम्प्टेड आर 2 and 1। ठीक है, तो एक सिचुएशन दी है। अब ये काफी मतलब दिस इज व्हाट वी आर यूज्ड टू आल्सो, मॉक टेस्ट वगैरह में भी हमने ये चीजें देखी हैं। सो 100 क्वेश्चंस हैं। अब 100 क्वेश्चंस में कौन कौन से होंगे? करेक्ट होंगे, क्वेश्चंस विच आर करेक्ट, क्वेश्चंस विच आर इनकरेक्ट, अनअटेम्प्टेड, और वो सब है 100। तो ये एक चीज हो गई। फिर जो मार्क्स आएंगे वो आएंगे, करेक्ट के लिए 4 अवार्ड होंगे, इनकरेक्ट के लिए 2 सब्ट्रैक्ट होंगे, और अनअटेम्प्टेड के लिए कितना है? 1। और वो टोटल मार्क्स है। और वो कह रहे हैं इफ अ स्टूडेंट गॉट 64 मार्क्स। देखो यहाँ पे भी 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल। आप इसको अप्रोच करने के लिए वो पूछ रहे हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व्ड रॉन्गली। मतलब आई की वैल्यू निकालनी है, राइट। आई चाहिए तो मैं किसी एक को एलिमिनेट कर देता हूं, तो यहाँ साफ साफ ऐड होके यू एलिमिनेट हो जाएगा। तो 5c माइनस आई इज इक्वल टू 164। अब 2 इक्वेशन है, सॉरी 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, कैसे निकालें आई? अब इसको करने का तरीका है ऑप्शंस। ये LRDI वाले टाइप क्वेश्चंस हैं, तो इसको कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन है 12। सो आई को अगर मैं पहला ऑप्शन जो 12 है वो रखता हूं, तो एक प्रोसेस समझ लो। अब 5c आ जाएगा, 12 ऐड कर दो 164 में, 164 प्लस आई आ गया ये, तो 5c हो गया हमारे पास 12 रखने से 164 प्लस 12, और ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 166/5 ये इंटीजर नहीं है। तो ये क्वेश्चन इसी सिद्धांत पे है कि जो आपके करेक्ट क्वेश्चंस है, इनकरेक्ट क्वेश्चंस है या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है, वो फ्रैक्शन डेसिमल में नहीं हो सकते, तो उसकी इंटीजर वैल्यू आनी जरूरी है। तो हमारे पास जो ऑप्शन में इनकरेक्ट के लिए था, अगर हम उसको प्लग करें, उसको रखें इक्वेशन में, उससे जो सी की वैल्यू आनी चाहिए वो इंटीजर आनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन अगर हम लें, दूसरा ऑप्शन है 25, तो साफ साफ दिख रहा है कि 164 में 25 ऐड करेंगे तो वो 189 बनेगा, और 189 भी 5 से डिविजिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है 44, 44 ऐड करेंगे तो 120 ये आ जाएगा, 44 ऐड करके 208। अगर हम आई की जगह देखो ना, आई की जगह 48 रखेंगे, इधर जाके क्या हो जाएगा? 212 सॉरी 44 है, 208 जो कि 5 से डिविजिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट है 56, तो 5c माइनस 56 इक्वल टू 164 रखते हैं, तो ये हो सकता है क्योंकि हमारे पास ये आ गया 220 और c आ गया 44। ठीक है, तो 44 आ गया, और 44 प्लस 56, क्योंकि 56 यहाँ क्या दे रखा है? इनकरेक्ट, और करेक्ट आ गया 44। हो सकता है अनअटेम्प्टेड 0, सारे अटेम्प्ट कर दिए, ऐसा करना नहीं चाहिए कैट पेपर में, लेकिन चलो कर दिया। तो 44 प्लस 56 कितने हो गए? 100, विच इज अ पॉसिबिलिटी। अब नेक्स्ट ऑप्शन से भी आएगा आंसर, 5c माइनस 61 इक्वल टू 164। यहां से 5c आता है 225, तो यहां पे लोग कहते हैं सर ये भी तो हो सकता है, ये भी तो इंटीजर आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है? 45। अब देखो करेक्ट 45 है, इनकरेक्ट थे 61, ये 100 एक्सीड कर गए, इसलिए ये राइट आंसर। तो दोनों चीज का ध्यान रखना है, इंटीजर भी आना है और कंसिस्टेंट डेटा कंसिस्टेंट भी रहना चाहिए। आई होप आपको लोग ये समझ आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेफ्ट अटेम्प्टेड बाय अ स्टूडेंट इन द टेस्ट इज 60। तो पहले तो मैं वो इक्वेशन लिख लेता हूँ, 6 प्लस आई प्लस यू इज 100, 4c माइनस 2i माइनस यू आर द मार्क्स। ये मार्क्स है। अब ये कह रहे हैं कि इफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन लेफ्ट अनअटेम्प्टेड बाय अ स्टूडेंट इन द टेस्ट इज 60, मतलब u की वैल्यू 60 है, तो u की वैल्यू 60 अगर रख दें तो c प्लस आई आ जाएगा हमारे पास 40, और स्कोर हो जाएगा 4c माइनस 2i और माइनस 60, ये स्कोर बन जाएगा। ठीक है, इतना हमने ये चीज समझ ली। अब इतना होने के बाद वो ये कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द टेस्ट। तो कौन से मार्क्स नहीं हो सकते हैं, ये नहीं पूछा कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, वही सी को आई के टर्म्स में लिख लो या आई को सी के टर्म्स में रख लो। तो हम आई को लिख लेते हैं 40 माइनस सी, तो ये बन जाएगा 2 इंटू
यहाँ से i आ जाएगा 40 माइनस सी, तो ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये बन गए मेरे मार्क्स, राइट। अब ये हो गया हमारे पास 4c माइनस 80 माइनस 2c माइनस 60 इक्वल टू मार्क्स, और ये हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस प्लस 6c माइनस 140। अब पहला ऑप्शन है, और ये ऑप्शन से ही करने का, इसका सिद्धांत यही है कि ऑप्शन से जाएंगे और देखेंगे कि इंटीजर आनी चाहिए वैल्यू, तो ये -2 रख देते हैं, तो 6c आ गया आपके पास 138, और 138 c से 6 से डिविजिबल है, तो -2 स्कोर पॉसिबल है। हमें पता लगाना है कि क्या पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट है 6c माइनस 140, नेक्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 10 रखेंगे तो 6c आएगा 150, 150 भी 6 से डिविजिबल है, इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो ये भी पॉसिबल है। फिर आएगा 6c माइनस 140 इज इक्वल टू 40, तो ये देगा 6c इक्वल टू 180, तो ये भी 6 से डिविजिबल है। नेक्स्ट आएगा 6c माइनस 140 इज इक्वल टू माइनस 26, तो 6 ऑफ c आ जाएगा 100 एंड ये आ जाएगा ऐड करेंगे माइनस 26 है, 140 और माइनस 26 होता है 114, ये भी डिविजिबल है 6 से, तो आखिरी माइनस 18 हो गया। अब वो करके भी देख लेते हैं क्यों नहीं हो सकता। देखिए माइनस 18 होगा तो 6 ऑफ c आ जाएगा आपके पास 112, और 112 6 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 6, तो इसलिए हमारा ये स्कोर पॉसिबल। तो इन क्वेश्चंस का पूरा पूरा जो कॉन्सेप्ट है या सिद्धांत जिसे मैं बोल रहा हूं वो ये है कि यहाँ पे आपको अप्रोच पे ध्यान देना है कि हमारा ऑप्शन, हमें ऑप्शन से यूज करके इंटीजर रखना है सी, आई और यू की वैल्यू, मतलब जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू इंटीजर्स आनी चाहिए। कैसे इंटीजर्स? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ये आपको काफी मिलते हैं कैट में, जैट में, राइट, इसका ध्यान रखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास इक्वेशंस के थ्रू हम नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, जहां पे सिचुएशन नहीं होंगी, इक्वेशंस होंगी, और फिर उनको सिचुएशंस में कैसे यूज करेंगे, राइट, वो भी एक बहुत बहुत चैलेंजिंग प्रोसेस है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।